नमस्कार स्टूडेंट्स, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। मुझे क्षमा भी चाहिए, क्षमा भी मांगनी है आपसे क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई बीच में, इस वजह से। पर हम हमारी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाएंगे और रोज़ाना का एक लेक्चर रेगुलर हम कैरी ऑन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा टॉपिक वही सेट्स है और उसका तीसरा लेक्चर है ये। उस तीसरे लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, यानी समुच्चय के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। सीधी बात बोले तो यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उसका अध्ययन करेंगे इस बात के। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझेंगे। और लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा समुच्चय का पूरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। इन 3 टॉपिकों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन जो पढ़ेंगे वो अच्छा पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हमारा पहला टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, समुच्चय के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। तो बेटा सबसे पहले ये है सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, मतलब सम्मिलन के गुणधर्म यहाँ मैंने दिखा रखे हैं, आप ध्यान से देखिए। हाँ, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी अगली स्लाइड है, मैं इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। पहले हिंदी में देख लीजिए, फिर अगली स्लाइड में इंग्लिश में है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब बेटा क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि आप क्रम बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे का पीछे, पीछे का आगे, कोई मतलब नहीं है। दोनों में जो यूनियन आएगा वो सेम ही आएगा। अगला है बेटा साचार्य नियम, यानी ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए और फिर जो आए उसका यूनियन निकालिए सी के साथ। ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए और जो उसका यूनियन आए उसका यूनियन निकालिए सी के साथ। इसके बाद यदि आप इसको ऐसा ना करके ऐसा करें कि पहले बी यूनियन सी निकाल लें और फिर उसका यूनियन ए के साथ करें, तो भी दोनों सेम ही आएंगे। कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा। इसलिए ये है साचार्य नियम। तीसरा नियम है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, यानी रिक्त समुच्चय के साथ हम यदि यूनियन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यूनियन का मतलब मैंने ये बताया था कि जितने भी अवयव होंगे वो आ जाएंगे यूनियन के अंदर। और इंटरसेक्शन में क्या था, हमें कॉमन लेना था, और यूनियन में क्या था, सभी को ले लेना था ये। तो यानी खाली में तो कुछ है ही नहीं, तो बचा ए, तो ए का ए ही रह जाएगा। इसे तत्समक नियम कहते हैं। और ए यूनियन ए कॉमन, तो खुद में तो वो कॉमन तो लेना नहीं है इस बार, यानी खुद के साथ यूनियन करना है, तो जो आंकड़े हैं वही आ जाएंगे। अब कोई सोच रहा होगा कि सर 2 बार लिखेंगे ना, स्क्वायर क्यों नहीं होना चाहिए? अरे 2 बार नहीं लिखेंगे, समुच्चय में एक ही बार लिखते हैं किसी भी अवयव को, चाहे वो 10 बार आए, लिखेंगे एक ही बार। और यू यूनियन ए, यू यहाँ पे बेटा दिखा रहा है सार्वत्रिक समुच्चय को या यूनिवर्सल सेट, जो हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट को दर्शा रहा है यू। तो यू के साथ हम यदि ए का यूनियन करेंगे तो यू तो मतलब यू ही है, सब कुछ आ गया यू के अंदर, तो यूनिवर्सल हो गया, तो यू होगा। ये आपको इंग्लिश में मिल गया बेटा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यू कम्यूटेटिव लॉ है, या हिंदी में बोले क्रम विनिमय नियम। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ है। ये भी मैंने बताया, दोनों को अलग अलग कर, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर सी के साथ कर दीजिए, फिर बी यूनियन सी पहले निकाल लीजिए, फिर एक के साथ कर दीजिए, वो सेम आएगा, वैल्यू सेम होगी दोनों की। अब थर्ड है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ये भी मैंने अभी समझाया आपको कि रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट के साथ आप निकालेंगे यूनियन, तो यही आएगा। अगला है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ है। इसके मतलब ये है कि आप एक के साथ यदि यूनियन ए का ही निकालेंगे तो ए आ जाएगा। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू। अगला है बेटा, अभी तो ये यूनियन के ही थे, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को रोक के आप इन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनका काम हमें आएगा, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम ऐसा करेंगे कि एक दिन हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक दिन हम क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आप इनको नहीं लिखेंगे, नहीं नोट डाउन करेंगे तो याद नहीं रहेगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए। हाँ भाई, अगला सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन की हैं, अभी तक हम यूनियन की पढ़ रहे थे, इंटरसेक्शन में भी वही है,
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बेटा समझ लेना, कम्यूटेटिव लॉ है हिंदी वालों के लिए क्रम विनिमय नियम, जो अभी हम बात कर रहे थे। ए और बी का कॉमन तो वही रहेगा, चाहे आप ए को पहले लिख दो और चाहे बी को पहले लिख दो। भाई दो चीज़ें हैं, उनका कॉमन तो बदलने वाला है नहीं ना। भाई आपने कहा लड़का और लड़की में क्या क्या अंतर है, कुछ ही अंतर होते हैं, है ना, और वो आप सबको पता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 1 या 2 अंतर होंगे, वैसे देखा जाए तो मोटे मोटे तो शारीरिक रूप से, और अलग भी हैं। पर अब लड़का लड़की की बात मैंने किया, मैं कहूँ लड़की और लड़के में, तो अंतर थोड़ी बदल जाएंगे, अंतर तो वही रहेंगे, चाहे आप पहले लड़की कह दो चाहे पहले लड़का कह दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये है क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव लॉ। अगला है बेटा ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो फिर सी के साथ कर लो। और इसमें है पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो फिर ए के साथ कर लो। इसमें भी कोई बदलने वाला नहीं है, कॉमन तो जो है तीनों का वही कॉमन रहने वाला है। भाई तीनों का कॉमन जो है वो कॉमन रहेगा, हमेशा रहेगा, जैसे हमने लड़का लड़के का भी उदाहरण लिया, ये सातचर्या नियम है। अगला है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। अब की बार ध्यान देने की बात है, रिक्त समुच्चय और ए में हम इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। क्यों? क्योंकि ए वाली सारी चीज़ें फाई में तो होंगी नहीं, पर फाई जरूर ए में होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय सबका उप समुच्चय होता है, ध्यान देना। और उप समुच्चय क्या, फाई में कोई अवयव नहीं है, तो कोई अवयव नहीं है तो वही बचा। और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, बाई किसी खुद का कॉमन तो खुद ही होता है, जो ए के अंदर है वो दोबारा भी ए के अंदर होएंगे। ये जो लो है ये बड़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बेटा ये ऐसे है जैसे कि हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, बीज गणित में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ हम जब मैसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं x इंटू एक्स प्लस वाई, तो हम x को x से करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह बीच में लगाते हैं और फिर x को y से करते हैं। ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा, पहले a और b का इंटरसेक्शन है, उसके बाद यूनियन का साइन है, फिर a और c का इंटरसेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आई होगी मेरी बात। डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और कल या परसों की क्लास में हम डी मॉर्गन लॉ पढ़ेंगे, उसके ऊपर और आप इसके ऊपर क्लियर हो जाएंगे ये क्या है। पर अभी ध्यान दीजिएगा कि ये बिल्कुल गुणा करने की तरह है कि जब इंटरसेक्शन है तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन और दोनों का यूनियन। मुझे लगा आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जैसे कि मैंने लिखा x इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यदि मैं यहाँ लिखूँ ए इंटरसेक्शन, सॉरी एक मिनट, हाँ, बी यूनियन सी, तो बेटा मैं इसको लिखूँ भी क्या गा, मैं इसको लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है समझ में आ रहा होगा आपको, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगली चीज़ देखिए बेटा, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। हमें समुच्चयों का अंतर पढ़ना है, समुच्चयों का अंतर होता क्या है, समुच्चय का अंतर क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए मोटे तौर पर अंतर का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, बाकी करना, घटाना, ऐसा ही। एक बार समझिएगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ, इसको लिखने का मेथड है ए माइनस बी, ए माइनस बी। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ, ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि कुछ अवयव जो ए में तो हैं, ए में तो हैं पर बी में नहीं। ध्यान दीजिएगा, ए में तो हैं पर बी में नहीं, यानी कोई भी अवयव जो ए में तो हैं बी में नहीं। इन्हें हम वेन डायग्राम से मैं आपको थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो एक बार मैं आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा, ओह सॉरी,
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो सर ए माइनस बी क्या होगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। जो ये एरिया है ये वाला, इस कॉमन से पहले पहले का जो ये पूरा एरिया है बेटा, इसके जो अवयव हैं वो ए में तो हैं, इसके जो अवयव हैं वो ए में तो हैं, पर क्या बी में हैं? बी में नहीं है। तो जो ये वाला टर्म होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है समझ में आया होगा। फिर भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके ऊपर और ढंग से समझेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये लिया मैंने कि, हाँ एक बार ये ध्यान दीजिएगा कि इसको एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा कि इसको लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको लिखते कैसे हैं? ए माइनस बी लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5। ये अब मैं बोलता हूँ ए माइनस बी, तो ऐसे अवयव ए माइनस बी के अंदर आएंगे कि जो ए में तो हों पर बी में नहीं हो। जैसे कि ए में 2 है, बी में नहीं है तो 2। ए में 3 है, बी में है, 9 ले लेना। ए में 4 है, बी में नहीं, ये तो लेंगे हम। क्यों लेंगे? क्योंकि ए में तो है पर बी में नहीं है। 6 ए में तो है, बी में नहीं है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। और बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी माइनस ए निकालिए। यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने ए। बी माइनस ए निकालिए। बी माइनस ए ध्यान दीजिएगा, जो बी में तो हों और ए में नहीं हो। एक बी में तो है, ए में नहीं है, तो एक। दूसरा 3 है, इसमें भी है। 5 बी में तो है, ए में नहीं है, तो 1 और 5। जहाँ तक मेरा अंदाजा है समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए। जब ए माइनस बी की बात करेंगे तो ए वाले लेने हैं, पर जो बी में है उनको हटा देना है। और जब बी माइनस ए की बात करेंगे तो बी वाले लेने हैं, जो ए में है वो हटा देंगे। समझ में आया नहीं आया? वही बात हो गई, जब तेरे लेंगे तब उसकी नहीं लेंगे, उसकी लेंगे तब तेरी नहीं लेंगे, एक की लेंगे। समझते हो आप? समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, अगला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चयों का पूरक। अब ध्यान दीजिएगा, समुच्चयों का पूरक क्या होता है? सबसे बड़ी बात है, समुच्चय का पूरक होता क्या है भाई? तो ये भी हम वेन डायग्राम से समझेंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। तो आइए वेन डायग्राम से इसको भी समझते हैं। इसको भी वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। हाँ सर समझाओ तो सही है, आप फिर बता रहे वेन डायग्राम बता रहे, समझाओ कुछ। चलो ध्यान देना, ये हमारा कोई सेट है ए। वेन डायग्राम से अच्छा समझ में आता है। ये क्या है? कोई सेट है ए। ये हमारा सेट है ए। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ए तो हो गया ये, पर इसका पूरक क्या होगा? भाई ये तो यू है, ये पूरा तो यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सब कुछ आ गया, जो भी सामान है, जिसका भी ये समुच्चय है वो सारी चीजें आ गई यू के अंदर। तो और ए क्या है? इसका एक उप समुच्चय है। तो ए के अलावा जो ये वाला जो टर्म बच गया ना, इसके बाहर वाला जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये होगा समुच्चय ए का पूरक। पूरक या कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि कोई समुच्चय किस प्रकार से अपना जो मूल समुच्चय है वो बन जाएगा, यानी उसको पूरा करने के लिए जो मूल समुच्चय चाहिए वही है पूरक समुच्चय। समझ में आया नहीं आया? सर इसको लिखेंगे किससे? सर इसको लिखेंगे हम ए डैश से। किससे लिखेंगे? ए डैश से। जहाँ तक मेरा अंदाजा है समझ में आ गया होगा, ए डैश से लिखेंगे। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। जी सर है। यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर हमने ये लिखा, यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने क्या लिखा, ये है हमारा ए। क्या है ये हमारा ए। तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो क्या हो गई, ए डैश हो गई। और ये जो यू हो गया ये पूरा क्या हो गया, एक मिनट, ये यू तो है ये पूरा, जिसमें ए भी शामिल है और ए डैश भी शामिल है। ए और ए डैश शामिल है वो तो है यू, लेकिन यू में ए को छोड़ के जो चीज़ें बच गई वो ए डैश है। तो सर इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यू होगा। समझ में आया? ए यूनियन ए डैश क्या होगा, यू या यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन ए डैश, इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। क्योंकि दोनों में कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि जो चीज़ ए में होगी वो ए डैश में होगी ही नहीं स्वतः, और जो ए डैश में होगी वो ए में नहीं होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, कोई यू है, सॉरी कोई यू है, इस यू के अंदर मैंने आपको दे दिया 1 2 3 और 10 तक, मतलब 10 तक काउंटिंग दे दी मैंने, 10 तक नंबर दे दिए। मैं कहता हूं कि a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 और 10 है, देन a डैश फाइंड करें। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि u के अंदर में u में से a तो ये आ गया, तो a डैश क्या होगा जो बच गए, 1 3 5 7 और 9। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब आपको ढंग से समझ में आएगा जो हम यूनियन और इंटरसेक्शन वाली बात कर रहे थे। ए यूनियन ए डैश तो पूरा यू बन ही जाएगा, पर ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई ही रहेगा। समझ में आया होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अरे आया नहीं आया, कुछ तो बोल, मुंह खोल। आ गया जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और मैं समझा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आपको सब चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सम्मिलन, समुच्चय के सम्मिलन, सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, समुच्चयों का अंतर और समुच्चय का पूरक। इनके ऊपर प्रश्न हम कल करेंगे बेटा थोड़े, पर उससे पहले हम एक बार डी मॉर्गन लॉ और पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ पढ़ने के बाद अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास कि हम IIT लेवल के और अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी तक हमने बहुत ही कम थ्योरी पढ़ी है, ये सेट और ये फंक्शन, और ये है थ्योरेटिकल पोर्शन है। और ये पढ़ाना बेटा मतलब बच्चों को थोड़ा बोरिंग भी है ये चीज़ें, पर ये मतलब बेस है मैथ्स का। आप यदि 11th 12th में जाएंगे तो बेसिक चीज़ें हैं, आप फंक्शन पढ़ेंगे। अब मैं 12th के फंक्शन चालू करने वाला हूँ, मेरी अगली क्लास 12th की होगी, फिर हम 11th 12th पैरेलल चलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे एक विनती और करना चाहता हूँ कि जैसे ही हम 12th के चलाएं तो आप इसमें इनको जितना प्यार दे रहे हैं उतना ही प्यार उन्हें भी दें। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 12th में भी हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन स्टार्ट करने का कारण है कि बेसिक है फंक्शन, बेसिक चीज़ें। और हम 11th में भी फंक्शन आएगा, इसके बाद अब सेट पूरा होने के बाद फंक्शन आएगा। तो मैं आपको कहूँगा जो IIT NIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 11th 12th दोनों का लेक्चर देखें, क्योंकि 11th में मैं बेसिक लेके चलूँगा और 12th में मैं थोड़ा सा उससे ऊपर ले लेंगे हम, और उसके बाद हम IIT लेवल पे जाएंगे, फंक्शन पढ़ेंगे तब। ठीक है मेरे बच्चे। वैसे 11th और 12th में अलग अलग लेने का ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, मैं फंक्शन को एक साथ ही लूँगा। वो 11th वालों के लिए भी होगा और वो 12th वालों के लिए भी होगा। तो मैं कहूँगा कि 11th वाले भी उसे देखें और 12th वाले भी उसे देखें, क्योंकि 11th वालों का क्या होगा, शुरुआत में जो भी 12th में है 11th के चक्कर में उनका 12th वालों के लिए वो रिवीजन हो जाएगा और 11th वाले शुरू में पढ़ लेंगे। इसलिए पूरी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, और ऐसे ही प्यार देते रहें। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.